हाय दोस्तों। मैं डॉक्टर शिवशंकर आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी का जो भी कैंडिडेट रेगुलर कोर्स लेना चाहते हैं काइंडली गिवन सीएन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे डालते रहूँगा बीच बीच में। लेकिन जो भी कैंडिडेट रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी का ऑनलाइन मोड में, वो इस सीएन नंबर पे कांटेक्ट करें। उसमें आपको सारी डिटेल बताया जाएगी, क्या चार्जेस लगेंगे और क्या उसका बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए आज मैं इंडियन पॉलिटी का आगे का चैप्टर को कवर करता हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने कवर कर दिया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था उसके बारे में। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हुआ उसका सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सैलिएंट फीचर देखने को मिलता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, काफ़ी इसको लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है कि इतना लेंदी जो है किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों इसको लेंदी बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे शेड्यूल में तैयार किया गया। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें क्या क्या एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल था, तो ये प्रीमेबल शामिल था। 395 आर्टिकल उसमें आ रहे थे, इसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल में बांटा गया था। तो ये प्रीमेबल आपको नया शब्द लग रहा होगा, ये क्या है? तो प्रीमेबल एक तरह का समझिए तो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें शॉर्ट समरी की तरह सब चीज़ मिलेगा। फिर ये आपको जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे? 395। बट आपको करंट में कितने आर्टिकल हैं वो आपको याद रखना है। तो एज पर 2019 आपको टोटल 470 आर्टिकल्स हैं। अभी भी आप सर्च कीजिएगा तो इतना ही मैक्सिमम आर्टिकल है। और इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और 12 शेड्यूल में, मतलब जैसे जैसे समय बीतते गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते गए और उसके आर्टिकल की संख्या बढ़ती गई, उसी हिसाब से पार्ट्स और शेड्यूल्स भी बढ़ते गए। तो इसके पीछे रीजन बोला जा रहा है, लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, कि क्या रीजन था। तो रीजन अगर कोई पूछेगा तो ये सारे रीजन थे। जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, वास्टनेस ऑफ इंडिया, मीन्स अलग, चूँकि इंडिया काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। उधर उत्तर से दक्षिण की ओर देखिएगा तो दोनों जगह का अलग अलग कल्चर है। फिर पूरब से पश्चिम जब देखिएगा तो अलग अलग कल्चर है, टाइम अलग अलग है। तो इस कारण से सब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ शुरू किया गया, मतलब बनाया गया है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बल्कि इंडियन, मीन्स हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर ही तैयार हुआ है। मोस्टली जो सारी चीज़ें हैं इसी एक्ट का एज कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। फिर बोला गया ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्निंग बोथ, मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हुआ वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बना, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। वो ऐसा नहीं है कि दोनों का सेपरेट बनाकर तैयार किया गया। तो इसलिए इसको ये काफ़ी लंदी तैयार हो गया। फिर और बातें की गई कि लीगल एक्सपर्टीज ऑफ फ्रेमर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फ्रेमर थे वो लीगल एक्सपर्टीज थे। मीन्स बहुत सारे लोग उसमें एडवोकेट्स थे, इस कारण से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी बनकर तैयार हो गया। फिर दूसरा आपका साइलेंट फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वेरियस सोर्सेस से, मतलब कॉपी किया गया है। अलग अलग कंट्री से हमारा जो संविधान है वो कॉपी करके बनाया गया है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से तैयार किया, मतलब इसको कॉपी किया गया मोस्ट ऑफ द थिंग, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज से उठाया गया है। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे आपको बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ये सारी क्वेश्चन मतलब यूपीएससी में आ चुका है।
कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा कि फंडामेंटल राइट बोरो फ्रॉम हिच कंट्री मीन्स, या फिर फंडामेंटल राइट बोरो फ्रॉम अमेरिका, या स्टेटमेंट दे देगा फंडामेंटल राइट्स बोरो फ्रॉम रशिया। तो आपको सेंटेंस 4-5 रहेंगे, उसमें शॉर्टलिस्ट करना है 1 2 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोरो फ्रॉम इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। फिर पॉलिटिकल पार्ट्स इंक्लूड कैबिनेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। ये मीन्स पॉलिटिकल पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चूँकि हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो किए हैं, तो कैबिनेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशन जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्रांस, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर असेंबली, ये सब चीज़ें जो है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आपको रिपीटेड टाइम आएगा। यूपीएससी में भी कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान को बोला जाता है कि ना ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मीन्स हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसको हम लोग अमेंड भी कर सकते हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है सुधार भी सकते हैं। जबकि कुछ जैसे अमेरिका का संविधान जो है वो काफ़ी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसमें सुधार करने के लिए बहुत रिजिड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उसी हिसाब से जब यूके का संविधान देखिएगा तो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, तो वो अमेंडमेंट काफ़ी इजीली ऑर्डनरी लॉ के, तो जैसे यहाँ ऑर्डनरी लॉ अमेंड होता है वैसे ही आपको यूके में सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। मीन्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ब्लेंड करके बनाया गया है, मीन्स रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, उसमें ये आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 जो है वो मोस्ट ऑफ द केस में बेसिक मीन्स, आर्टिकल 368 जो है स्पेशल मेजोरिटी वाले केस में लगता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी में आपको आर्टिकल 368 नहीं यूज करना है। फिर कुछ जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको बदलने के लिए स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का और स्टेट दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे उस चीज़ में, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर अगला सैलिएंट फीचर होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम होता है टू गवर्नमेंट्स मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों का अलग अलग पावर दिया गया है, डिवीज़न ऑफ पावर किया हुआ है। फिर दोनों का रिटन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग रिजिडिटी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स सेंटर का अलग है यहाँ, और स्टेट का अलग जुडिशरी है, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है। फेडरल का फीचर होता है। यूनिटरी में होता है कि सेंटर स्ट्रांग होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होगा, गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज रहेगी, इमरजेंसी प्रोविजन रहेगा। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों चीज़ों का आप मिक्सचर देखिएगा, क्योंकि यहाँ दो तरह का गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट, दोनों का पावर भी डिवीजन किया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है फेडरल सिस्टम का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लागू किया गया है, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो है ये फेडरल और यूनिटरी का मिक्सचर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, बुक में जाइएगा तो आपको सारी डिटेल में मिलेंगे। फिर आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में जैसे कि बताया गया है, ये आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब किया गया है। फिर बोला गया है कि नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है, तो ये बोला गया फेडरल इन फॉर्म है, मतलब फेडरल फॉर्म के रूप में है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। मीन्स सेंट्रलाइजेशन भी है और फेडरल दोनों का मिक्सचर है। कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, बारगेनिंग फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फेडरल ये मतलब नाम भी याद रखते हैं हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म है,
क्योंकि हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया, मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे वो, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म को इसलिए भी सिलेक्ट किया कि चूँकि वो ब्रिटिश जो यहाँ रूल कर रहे थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को यहाँ फॉलो कर रहे थे, तो लोगों को समझना काफ़ी आसान रहता। अगर प्रेसिडेंट रूल को फॉलो कर, तो प्रेसिडेंट रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के लोग उतना पढ़े लिखे उस टाइम नहीं थे, उसको लागू करने में काफ़ी दिक्कतें होती, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर इसमें क्या क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम में चीज़ें होती है वो आपको देखना है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव होता है यहाँ पर, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे प्रेसिडेंट हो गया आपका नॉमिनल, और ये हो गया रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। मीन्स सिग्नेचर करने के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की आवश्यकता होगी सारे डॉक्यूमेंट पे, लेकिन काम रियल में प्राइम मिनिस्टर के इशारे पे होगा। फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि मेजोरिटी जो पार्टी बनकर आएगी वही रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव रहेगा वो लेजिस्लेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव है वही कानून भी बनाएगा, उसमें आपको फेरबदल भी कर सकता है। मिनिस्टर मेंबरशिप इन द लेजिस्लेचर, मीन्स लेजिस्लेचर में मिनिस्टर्स लोग मेंबर रहेंगे, ये आपको जैसे राज्यसभा होगा हो गया, तो जब कानून बनाना रहेगा तो वहाँ पे मिनिस्टर लोग मेंबरशिप रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लीडरशिप में रहेंगे। डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मीन्स लोअर हाउस का डिजोल्यूशन हो सकता है इसमें। तो ये सब आपका हो गया फीचर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फिर एक चीज़ और है, दो द मॉडल ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सवर्जिन। मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सवर्जिन बॉडी होता है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सवर्जिन इसलिए नहीं होता है कि इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड। इंडिया के पास जो हेड है, जो मेन लीडर है, वो आपको इलेक्टेड होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। तो जो भी नियम कानून बनेगा वो उनके सिग्नेचर से ही बनता है, प्रेसिडेंट के। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि हेरिडेटरी मोनार्ची है, वहाँ के राजा के सिग्नेचर से ही कोई भी नियम कानून पास होता है। तो ये डिफरेंस है ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेंसी। ब्रिटिश पार्लियामेंट बॉडी पार्लियामेंट सोवर्जिनिटी, वाइल द मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सोवर्जिन बॉडी है, जबकि सोवर्जिन का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, आज़ादी, मतलब वो आज़ाद बॉडी से ज़्यादा उसको पावर दिया गया है इंडिपेंडेंसी का। जबकि इंडियन अमेरिकन जो पार्लियामेंट है, अब जबकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा, जुडिशरी सुप्रीमेंसी है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर ज़्यादा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक बैलेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का बैलेंस करके लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनी अमेंडमेंट विल पास बाय द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डू द जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास भी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया है उसको फेरबदल कर सकता है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं जितना यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो ये बैलेंस करके बनाया गया सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सोवरेनिटी के दोनों को देखते हुए। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो सिंगल इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, फिर सेकेंडरी आपका हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मीन्स इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। एक तो जुडिशरी सिस्टम को अलग रखा गया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। फिर सिंगल इंटीग्रेटेड, दोनों तरह का, सिंगल का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, फिर इंटीग्रेटेड का मतलब हाई कोर्ट उसके अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी निरस्त कर सकता है। ये इंटीग्रेटेड का सेंस हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज द फेडरल कोर्ट, मीन्स हाईएस्ट कोर्ट जो है, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में बोला जा रहा है, और उसको प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। मतलब आप डायरेक्ट रीट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सब जुडिशरी इंडिपेंडेंसी है।
आपको इंडिया में मीन्स आप जजों को एक फिक्स टर्म के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इसका एक्सपेंसेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पे किया जाता है। प्रोविज़न ऑन द लेजिस्लेटिव डिस्कशन ऑफ जजेस मीन्स इनके अधिकार को भी सुरक्षित किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये इंडिपेंडेंसी है जुडिशियल का यहाँ इंडिया में। फिर आते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको पता होगा और हर किसी को पता होना चाहिए कि किसी भी सिटीजन के पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट। मीन्स 7 फंडामेंटल राइट है आपको, 6 फंडामेंटल राइट है सॉरी। इसको आपको ध्यान में रखना। ये और आगे जाकर सब डिवाइडेड हुआ है। राइट टू इक्वलिटी में आपको राइट टू इक्वलिटी में सब डिवाइडेड है। 14 से लेकर 18 तक आपको आर्टिकल में पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी, आपको धर्म और जात प्लेस के आधार पे कोई एक मीन्स डिस्पेरिट आपको इनइक्वलिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़िएगा जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आएगा उसमें। राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम का आपको 19 आर्टिकल 19 से 22 तक आपको राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। राइट अगर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो वो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में, मतलब अगर इस तरह का फंडामेंटल राइट का अगर आप वायोलेशन फेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा ये एक्सप्लॉयटेशन शोषण किया जा रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जल्दी फैसला होगा आपको। राइट टू फ्रीडम मीन्स आपको धर्म धर्म कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपको राइट देता है कि अगर आपको किसी भी तरह का इन 5 राइट में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, रीट डाल सकते हैं। ये रीट का प्रोविजन है। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक्चुअली डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप कोई भी जो नियम कानून बना रहे हैं वो सोसाइटी के कल्याण के लिए बनाना है। तो उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो एक तरह का एक नोबल स्टेटमेंट हो गया, नोबल फीचर है कि कोई भी कानून बना रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनसे यहाँ के आम पब्लिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या फिर अमेंडमेंट करना है। तो इस तरह का डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। तो एम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इसका मेन उद्देश्य यह है। नॉन जस्टिसेबल, ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये जस्टिसेबल नहीं है, मीन्स ये स्टेट के हाथ में है कि वो कानून बना भी सकता है नहीं भी बना सकते, मीन्स ये जस्ट एज ए सजेशन के तौर पे है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, एक केस हुआ था मिनरवा मिल्स केस 1980 में। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड मीन्स इन्होंने ये फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों का बैलेंस होना चाहिए, फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको बाद में 42nd अमेंडमेंट में 1976 में लाया गया जब इंदिरा गांधी का शासन था और शायद देश में उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, इसमें बोला गया कि हर देश के नागरिक का कुछ ड्यूटीज़ है उसको आपको निभाना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी के टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो आपको देश के लिए लड़ना है तो आपको जाना चाहिए, ये सब ड्यूटीज़ हैं। तो की ड्यूटीज़ में जैसे ये आपको पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, ये सब इम्पोर्टेंट्स है। इसमें ऐड किया गया है, चूँकि ये बाद में ऐड किया गया था। एक और अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में, उसमें आपको 11वां ड्यूटी को ऐड किया गया था। शुरुआत में 10 ड्यूटी था, बाद में उसको 11 ड्यूटीज ऐड किया गया था।
तो ऐड इसमें ड्यूटीज़ में इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो रिस्पेक्ट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, फ्लैग को, एंथम को, ये तीनों को आपका रिस्पेक्ट करना है। ऐसा ना कि आप झंडे को से आग लगा रहे हैं, नेशनल एंथम हो रहा है आप उसका निरादर कर रहे हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। फिर आपको नॉन जस्टिसेबल ये है आपको, ये मतलब आप अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सही से तो ये सब अगर करते तो ये जस्टिसेबल, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर आते हैं 11वां फीचर, ये सेकुलर स्टेट। तो ये भी एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया गया था, ये बाद में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो सेकुलर एक्चुअली वर्ड का मतलब क्या होता है, सेकुलर वर्ड में सेकुलर का मतलब रिलीजन से है। कोई भी रिलीजन जो है, सब कोई सारे रिलीजन बराबर है कानून के सामने, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो दिया हुआ है इसी को आधार बनाकर सेकुलर स्टेट की घोषणा की गई। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजियस ग्राउंड पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब सारी। नो टैक्सेशन फॉर रिलीजन, मीन्स रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो ये सेकुलर वर्ड का यूज करके मतलब हमारे संविधान में एक नया अध्याय को चालू किया गया था। एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडल्ट फ्रेंचाइजी का तात्पर्य है कि हम जो ये कानून जो बनाया गया उसमें वोटिंग राइट जो था, पहले अंग्रेज़ों के काल में सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास पैसा हो या फिर पढ़े लिखे हो या फिर पॉलिटिकल पावर वाले लोग हों, उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको उम्र के आधार पे सबको वोटिंग राइट देने के आधार मीन्स वोटिंग राइट मिल गई। जैसे शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो 21 साल उम्र रखी गई थी वोटिंग राइट का। जितने भी लोगों का उम्र 21 साल है वो वोट दे सकते हैं, उनमें को उसमें कोई गरीब हो या अमीर हो, सारे लोगों को इक्वल राइट है वोट करने का। लेकिन बाद में उसको फिर 61st अमेंडमेंट 1988 में 21 से इसको 18 साल कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 61st अमेंडमेंट 1988 मीन्स ये आपको याद रखना है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का उद्देश्य क्या था, तो आपको ये बताया गया कि हम्म, हमारा देश में जो भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें वोटिंग में, जिससे कि एक सही सरकार आए और उससे पूरे देश के लोगों का कल्याण हो। तो ये मेन उद्देश्य था एडल्ट फ्रेंचाइजी का। फिर अगला साइलेंट फीचर है सिंगल सिटीजन। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स एक देश एक नागरिकता होगी। ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, देश का अलग सिटीजनशिप और राज्य का अलग, दो मतलब उनके पास आधार कार्ड होगा अगर देखा जाए तो। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप के आधार पे ही कानून बनाया गया है। और सिटीजनशिप जब चैप्टर पढ़िएगा उसमें डिटेल में पढ़ना है सिटीजनशिप के बारे में, क्या क्या रूल्स है किसी भी फॉरेनर के लिए इंडिया में सिटीजनशिप हासिल करने का, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, तो 14 साइलेंट फीचर में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कुछ है हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको ना सरकार से मतलब है, ये मतलब सरकार के अधीन भी नहीं है ना ही जुडिशरी के अधीन है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। अगर ये किसी सरकार के अधीन रहकर काम करेंगे तो फिर फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया। ऑडिटर कैग की स्थापना की गई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनसे इनका काम है गवर्नमेंट के अकाउंट को मीन्स से ऑडिट करना। और इनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला जाता है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका काम है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर में एडवाइस देना। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्टेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडी आपको याद रखना है। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे संविधान में ऐड किया गया कि अगर देश पे आपातकाल आए तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या करें उस समय, सारी जो लॉ है आपको फंडामेंटल राइट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी चीज़ें
इमरजेंसी प्रोविज़न में आपको ऐड किया गया, जैसे नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी, तो ये नेशनल इमरजेंसी जब अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो उसमें नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और ये आर्टिकल 352 में आपको बताया गया है, ये याद रखना है। स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल तब होता है जब तब लगाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब वहाँ कानूनी कानूनी जो कानून का मशीन है वो फेल हो जाए, मीन्स वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से काम न कर रहा हो, सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा हो, ये सारी चीज़ें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ अब ज़रूरी है इमरजेंसी लगाना तो लगा सकती है। ये आर्टिकल 356 में आपको मेंशन किया गया है। और अगर सेंटर डायरेक्शन वाला मैटर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फेलुअर वाला रहेगा तो 356, और अगर सेंटर डायरेक्शन वाला मैटर रहेगा तो 365। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको काफ़ी। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मीन्स अगर देश पे में काफ़ी महंगाई बढ़ गई तो उस समय फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 368 में इसको डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। इमरजेंसी चैप्टर हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे अच्छे से, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड, थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट को ऐड किया गया। थ्री टायर गवर्नमेंट का मतलब पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन मेन बना था उसमें टू टायर गवर्नमेंट ही बताया गया था, जैसे सेंटर और स्टेट दो ही लेवल पे काम होगा सरकार के द्वारा। लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में एक और एडिशन किया गया, थर्ड टायर। उसमें लोकल गवर्नमेंट का प्राथमिकता दी गई कि आप मतलब दो सरकार तो चले रहे, एक लोकल लेवल पे एक सरकार काम करेगी जो कि पब्लिक के डायरेक्ट संपर्क में रहे, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। तो पंचायत लेवल पे जो लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे वो थर्ड टायर में काउंट किया गया, क्योंकि वही लोग डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में रहते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें ऐड की गई। ये आपको पार्ट 9 में ऐड किया गया 11th शेड्यूल में। और 74th अमेंडमेंट जो है वो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है, और ये पार्ट 9A में ऐड किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। लास्ट एलियन फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो ये एडिशन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया है। मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया जाए। यह आपको इंसर्ट किया गया पार्ट 9B में। और ये आर्टिकल इसका इम्पोर्टेंट है, एक दो बार पूछ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। ऐड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसको ऐड किया गया, आर्टिकल 43B में ऐड किया गया है। फिर जैसे कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लेवल का है तो वो किसके पावर के अधीन रहेगा, तो पार्लियामेंट के अधीन रहेगा। कोई ऐसे अगर स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्टेट लेजिस्लेचर के अधीन रहेगा। तो इस हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे कंट्री से बोरो किया गया है। तो इसको बोला, बहुत लोगों ने बोला कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बैग ऑफ बोरोइंग है, मीन्स जस्ट दूसरे संविधान से उठाकर अपने में ऐड कर लिया गया विदाउट लुकिंग इनटू द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री पीपल। मीन्स हमारे कंट्री के लोगों को स्थिति को नहीं समझा गया, बस कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। फिर कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ये एक कार्बन कॉपी बोला जाता है हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये चूँकि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और हम लोगों ने उसको डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी कर लिया, कुछ कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग इसी से कॉपी किया हुआ है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अन इंडियन करेक्टर, मीन्स हमारा जो संविधान है वो इंडियन करेक्टर को नहीं डिफाइन करता है, वो वेस्टर्न करेक्टर को डिफाइन करता है। फिर और एक किसी ने इसको क्रिटिसाइज किया कि अन गांधीयन, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है गांधी जी के आइडियोलॉजी को इग्नोर किया गया है, इसमें विलेज रिपब्लिक वगैरह और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के बारे में नहीं बताया गया था।
फिर बल्कि डॉक्यूमेंट बोला तो शुरुआत में ही बोला गया बल्कि डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। फिर बोला कि लायर्स पैराडाइज, मीन्स इसमें जितने भी मेंबर थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो है वो लायर्स थे, मीन्स वकील थे, वो लोग ही मिलकर संविधान को बनाए थे, बाकी लोगों को साइड लाइन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में ख़त्म कर दिए हैं। आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे, और वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट्स, सारे जो भी सैलेंट फीचर बताएं उसको एक एक चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसको रेगुलर वे में इंडियन पॉलिटी का कोर्स को लेना चाह रहे हैं, उस CN नंबर फर्स्ट पेज को कांटेक्ट करें, और उसमें बता दी जाएगी, सारी जानकारी दी जाएगी कितना क्या पैकेज लगेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के द्वारा, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।